हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2017 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें से हिंदी पार्ट का हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो भी ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इसमें से अधिक प्रश्न आते होंगे। जितने भी आपको आते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आइए देर न करते हुए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। घुमक्कड़ जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो फ्रेंड्स, घुमक्कड़ शब्द जो बना हुआ है वो अक्कड़ प्रत्यय से बना हुआ है। ठीक है। प्रत्यय क्या होते हैं? एक होते हैं उपसर्ग, एक होते हैं प्रत्यय। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्द के शुरू में स्टार्टिंग में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, और प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो शब्द के बाद में लगते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो अक्कड़ शब्द लग करके घुमक्कड़ शब्द बना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका जो सही आंसर होगा बी, वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, इसका सही आंसर रहेगा डी। ठीक है। स्वच्छंद में व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। स्वच्छंद जो है स्व और छंद से मिलकर के बना है। स्व और छंद से मिलकर के बना है, इसलिए इसमें कौन सी संधि रहेगी? इसमें व्यंजन संधि रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी। तो जब महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था तो उनकी अवस्था 35 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है। श्रुति का क्या अर्थ होता है, आपको बताना है। श्रुति का क्या अर्थ होता है? तो श्रुति वेद को कहा जाता है। ठीक, श्रुति वेद को कहा जाता है, अतः श्रुति धर्म का अर्थ वैदिक धर्म है। कौन सा रहेगा? वैदिक धर्म। इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, वैदिक धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, निमिष शब्द का पर्याय है। निमिष शब्द जो है इसका पर्याय बताना है आपको। पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द। तो निमिष का पर्यायवाची जो शब्द होगा क्षण होगा, क्षण। ठीक है। निमिष शब्द का पर्याय क्षण, पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में जो है इसमें कौन सा वाच्य है? तो कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो इसका जो सही आंसर होगा भाववाच्य। मुझसे उठा नहीं गया, इस वाक्य में भाववाच्य है। जो क्रिया वाक्य के कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। जो क्रिया कर्ता या कर्म के अनुसार न होकर के भाव के अनुसार होती है उसको हम क्या कहते हैं? भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन है प्रत्याशा, अप्रत्याशित, अपरिमेय या फिर अनाहूत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसे हम क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, यहाँ पर थोड़ा डिटेल से लिखा हुआ है, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो उसके लिए एक शब्द अप्रत्याशित है। जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोधूम शब्द का तद्भव है। तो गोधूम शब्द का जो तद्भव होता है वो गेहूं होता है। तद्भव क्या होते हैं? तद्भव कुछ शब्द होते हैं जो थोड़ा चेंज होकर के, थोड़ा बदलाव करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं। तो गोधूम शब्द का तद्भव है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो निष्कपट जो होता है निह प्लस कपट से बना हुआ। किससे बना है? निह प्लस कपट से बना हुआ है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा संधि रहेगी? यहाँ पर रहेगी आपकी ए, जो इसका संधि विच्छेद है निह प्लस कपट है। ठीक, यहाँ पर है विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। जो लिखा हुआ है यहाँ पर उसके अनुसार जो है बी जो सही है, अनुग्रहित। ठीक, अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं, शेष विकल्प असंगत हैं, गलत हैं। उपेक्षा
अपेक्षा शब्द का विशेषण रूप क्या है? अपेक्षा शब्द का विशेषण रूप क्या है? ठीक, ऑप्शन है सापेक्ष, उपेक्षा, निरपेक्ष या अपेक्षित। तो अपेक्षा का विशेषण रूप अपेक्षित होता है। क्या होता है? अपेक्षित होता है। इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, अपेक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? जो श ध्वनि हम उच्चारित करते हैं ये कहाँ से उच्चारित होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा तालु से। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आपने याद किया होगा। कंठ, तालु, सबसे पहले आता है कंठ, फिर दूसरे में तालु, कंठ, तालु, फिर मूर्धा आता है, फिर दंत आता है, फिर ओष्ठ आते हैं। ठीक, तो जो ये श होता है ये कहाँ से उच्चारित होता है? तालु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अत्यंत शब्द जो है इसमें प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अति उपसर्ग है। कौन सा है? अति उपसर्ग है। अत्यंत में अति उपसर्ग होता है। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो शब्द के स्टार्टिंग में लगते हैं, शुरू में लगते हैं। तो अति प्लस अंत अत्यंत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपत्यका। उपत्यका का क्या अर्थ है आपको बताना है। उपत्यका का अर्थ क्या है? ऑप्शन है, जिस सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर या पर्वत के पास की भूमि। तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा। डी होगा, पर्वत के पास की भूमि उपत्यका कहलाती है। 16वां क्वेश्चन है, ड का उच्चारण स्थान होता है। जो ये ड डमरू होता है इसका उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन है नासिक, कंठोष्ठ, मूर्धन या कंठतालव्य। तो फ्रेंड्स इसमें थोड़ा आंसर गलत दे दिया है, ये बता रहे हैं। इसका जो सही आंसर होगा सी, मूर्धन्य होगा। क्योंकि जो ड डमरू होता है ये ड दो तरीके से लिखते हैं, एक ऐसे भी लिखते हैं और एक आजकल इसके नीचे थोड़ा ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जो आता है ट वर्ग में आता है। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कंठ, आते हैं कंठ, कंठ आते हैं, फिर आते हैं तालु, फिर आते हैं मूर्धा। ठीक है, तो इसमें कौन से आते हैं? इसमें आते हैं क वर्ग के आते हैं, क, ख, ग, घ, अंगा, फिर च, छ, ज, झ, यहाँ इसमें आएगा च वर्ग में च आएगा, तालु आएगा, फिर जो ट वर्ग होता है वो होते हैं मूर्धा। तो इसका जो सही आंसर होगा मूर्धा होगा। फ्रेंड्स मिस्टेक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? जो 4 गज मलमल है इसमें कौन सा विशेषण है? ऑप्शन है संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाण बोधक या फिर सार्वनामिक। तो जो 4 गज मलमल है ये जो है नापने के लिए प्रयोग हो रहा है, परिमाण का बोधक है, अतः 4 गज मलमल में परिमाण बोधक होगा यहाँ पर। ठीक है, शीश का तत्सम शब्द क्या होगा? शीश का तत्सम शब्द क्या होगा? तो शीशा, शीर्ष, शिरा या फिर शीर्षक। तो इसका जो सही आंसर होगा शीर्ष। शीश का शीर्षक क्या होगा? तत्सम क्या होगा? शीर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में समास है। चौराहा शब्द में फ्रेंड्स द्विगु समास है। जिन शब्दों का प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है उसको हम बोलते हैं द्विगु समास। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा? यहाँ पर होगा द्विगु समास। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आंख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो इसका जो सही आंसर होगा ए और सी दोनों होगा फ्रेंड्स। ठीक, आंख की किरकिरी होना का दोनों ही अर्थ हो सकते हैं, अप्रिय लगना और कष्टदायक होना। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के पेपर जल्द ही होंगे, इसकी संभावना लगाई जा रही है। अतः मैं लगातार इनके वीडियो अपलोड किया करूँगा, इसलिए आप उनका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूँगा, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है क्या है? शुद्ध, सुलेख, श्रुतलेख या आशुभाषण। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, आशुभाषण। आशुभाषण इसका सही आंसर होगा। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? इसका आंसर आपको बताना है। तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा सी होगा 18। हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। इन बोलियों में 5 जो होती हैं 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। कितनी भाषाओं में बांटा गया है? 5 उपभाषाओं में। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इनको जो है 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। पश्चिमी हिंदी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। फिर पूर्वी हिंदी में आती हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर बिहारी में आती है मैथिली, मगही और भोजपुरी।
फिर राजस्थानी में आती है मेवाती, मारवाड़ी, हाडोती, मेवाड़ी, और फिर पहाड़ी में आती है मंडियाली, गढ़वाली और कुमायूनी। तो ये आंसर है इसका। आप चाहें तो इस क्वेश्चन के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु युग में कितनी में निकलने वाली पत्रिका युग है? भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग है। तो इसका जो सही आंसर होगा ए होगा कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप। कवि वचन सुधा का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1867 में किया था। कवि वचन सुधा का कब किया था? 1867 में किया था। तथा हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन सितंबर 1877 कब किया था? 1877 में किया था। ठीक, में बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग से किया था। कवि वचन सुधा का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1867 में तथा हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन सितंबर 1877 में बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, तद्भव पत्रिका के संपादक का क्या नाम है? तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा डी होगा अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है अखिलेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? जो पंक्ति लिखी गई है यह पंक्ति किसकी है? 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, ये पंक्ति किसकी है? तो ये जो पंक्ति है ये है जगनिक की। किसकी है? जगनिक की। उपर्युक्त पंक्ति जगनिक की है। यह पंक्ति परमाल रासों के आल्हा खंड से उद्धृत है, मतलब लिखी गई है। कहाँ से लिखी है? ये जगनिक की पंक्ति है और परमाल रासो। अब यहाँ पर आप ये भी पढ़ सकते हैं कि परमाल रासो किसकी रचना है? तो परमाल रासो जो है जगनिक की रचना है। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, 26वां, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान, मॉरिशस। तो इसका जो सही आंसर होगा डी मॉरिशस। मॉरिशस में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग पढ़ने और बोलने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूरसागर किस भाषा की रचना है? तो सूरसागर जो है ब्रज भाषा की रचना है, जिसको किसने लिखा है? सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। सूरसागर किसने लिखा है? सूरदास जी ने लिखा है और ब्रज भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वीरों का कैसा हो वसंत किसकी कविता है? तो वीरों का कैसा हो वसंत ये कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की। ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, वीरों का कैसा हो वसंत। ठीक, सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरणिक भाषा या मानक भाषा? तो इसका जो सही आंसर होगा डी मानक भाषा। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मानक भाषा। मानक भाषा जो होती है व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है। नेक्स्ट जो है अंतिम क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो यही जो क्वेश्चन है अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था, एक क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में जो 25वां क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ पर जो था 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? ये जगनिक की है और ये जो है परमाल रासों के आल्हाखंड से लिया गया है। और यही लोग क्वेश्चन जो है लास्ट में भी आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हाखंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका जो सही आंसर होगा परमाल रासो। और लिखा किसने है? जगनिक ने इसको लिखा है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आपके इसमें से 30 में से कितने सही हैं आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का रहेगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।